Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, आज साइकोलॉजी की ये जो क्लास है ये व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में भाग 2, ठीक है। भाग 1 इसका पढ़ा चुका हूँ जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ और प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनको पढ़ लिया था। तो मित्रों, आज बात करेंगे दूसरे प्रकार के बालकों की, जो है मंद बुद्धि बालक या अल्प बुद्धि बालक। इनको आप अल्प बुद्धि बालक भी कह सकते हो और मंद बुद्धि बालक भी कह सकते हो। देखो, रीट भर्ती हो, सेकंड ग्रेड भर्ती हो, फर्स्ट ग्रेड भर्ती हो, सी टेट हो, MP टेट हो, UP टेट, कोई सी भी अगर शिक्षक भर्ती है तो वहाँ पर ये जो बालकों से संबंधित जो टॉपिक चल रहा है, मैं कह रहा हूँ आप यहाँ से पढ़ लो। अगर क्वेश्चन एक भी बार चला जाए तो आप बता दीजिए मित्रों, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है। मंद बुद्धि जो बालक हैं उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, और साथ ही मैं आपको आज प्रतिभाशाली जो बालक हैं और जो मंद बुद्धि बालक हैं इनके 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो के बाद में वो वीडियो आ जाएगा जिसमें आपके 10 प्रश्न हैं जो प्रतिभाशाली बालक और मंद बुद्धि बालक से लिए गए हैं। तो उन प्रश्नों को जरूर सोल्व करना, जरूर से जरूर। वो वीडियो आपको आज मिल जाएगा, तो मित्रों उस वीडियो को भी आपको जरूर देखना है, ठीक है साथियों। चलिए शुरू करते हैं मंद बुद्धि बालक के बारे में। तो मंद बुद्धि नाम से ही पता चल रहा है, मंद बुद्धि मतलब कम बुद्धि वाला बालक होते हैं, बिल्कुल होते हैं मंद बुद्धि, और इसको आप अल्प बुद्धि भी कह दो या कम बुद्धि वाला बालक भी कह सकते हो। तो मित्रों, इसकी एक परिभाषा है कि ऐसे बालक जिनकी उम्र में तो वृद्धि होती है किंतु उम्र के समान अनुपात में शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता है, मंद बुद्धि बालक कहलाते हैं। कि भाई वो बढ़ तो रहे, उम्र में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन उनका जो शारीरिक विकास है, उनका जो मानसिक विकास है, वो उम्र के अनुसार आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे बालकों को ही मंद बुद्धि या अल्प बुद्धि बालक कहते हैं। यहाँ पे देखिए साथियों, जैसे ये एक बालक है, ठीक है, ये दिखने में भी थोड़े अजीब से होते हैं, दिखने में भी थोड़े अजीब से हुए हैं। इनको मतलब ये खुद अपना काम नहीं करते हैं, ये दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे ये एक बालक है, ये बालक दिखने में भी अपने आप में ऐसा लग रहा है कि हाँ यार हो सकता है ये मंद बुद्धि हो। ये एक यहाँ पे एक ये साधारण बालक दिख रहा है, और इस बालक में और इस बालक में अपने आप अंतर दिख रहा है। तो मंद बुद्धि बालक को आप बिल्कुल देख कर भी पहचान सकते हो। लेकिन मंद बुद्धि बालक के बारे में प्रश्न कैसे बनते हैं, वो सभी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मित्रों, ये जो मंद बुद्धि बालक है और जो पिछड़े बालक है, मंद बुद्धि बालक और जो पिछड़े बालक हैं, इनमें 1913 तक कोई भी अंतर नहीं किया जाता था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है ये कि मंद बुद्धि और पिछड़े बालकों में 1913 तक कोई भी अंतर नहीं किया जाता था। मतलब इनको एक ही माना जाता था कि पिछड़े बालक और मंद बुद्धि बालक दोनों एक ही होते हैं। लेकिन 1913 के बाद में सर्वप्रथम इंग्लैंड में एक बैठक हुई थी, तो वहाँ पर ही इनको अलग अलग किया गया, और उसके बाद में अमेरिका के द्वारा इनका वर्गीकरण स्पष्ट रूप से किया गया था। अमेरिका में इनका वर्गीकरण स्पष्ट रूप से किया गया था, किनका? मंद बुद्धि बालकों और पिछड़े बालकों का। मित्रों, ये जो मानसिक मंदता होती है, मंद बुद्धि बालकों में जो मानसिक मंदता मतलब मानसिक रूप से ये जो मंद बुद्धि वाले होते हैं, इसके भी 4 प्रकार होते हैं। मानसिक मंदता के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ, किसी भी नोट्स में से पढ़ लो, किसी भी बुक में से पढ़ लो, किसी भी कोचिंग पे पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना अगर आपको मिल जाता है तो आप अपने आप को बहुत खुशकिस्मत आप समझना, ठीक है। लेकिन देखो, मैं एक किताब से नहीं, मैं कई सारी किताबों को देखता हूँ, फिर मुझे लगता है कि हाँ यार इसमें इससे ये चीज़ भी लेना चाहिए। हालांकि मैं भी किताब में से ही पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं अपने आप, ऐसा नहीं होता है किताब, लेकिन यूँ है कि 5 से 7 किताबों का इसमें मैटर आपको मिल जाता है। तो मित्रों, मानसिक मंदता के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है साधारण मानसिक मंदता, दूसरा है अल्पबल मानसिक मंदता, तीसरा है गंभीर मानसिक मंदता, और चौथा है गहन मानसिक मंदता। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि मंद बुद्धि बालकों में मानसिक मंदता कितने प्रकार की होती है, तो साथियों राइट आंसर रहेगा 4 प्रकार की, साधारण, अल्पबल, गंभीर और गहन। जो साधारण मानसिक मंदता होती है उनकी बुद्धि लब्धि 50 से 70 के बीच होती है। जिन बालकों में 50 से 70 की बुद्धि लब्धि होती है उनमें साधारण मानसिक मंदता मानी जाएगी। जिनकी बुद्धि लब्धि 35 से 50 तक होती है उनमें अल्पबल मानसिक मंदता मानी जाएगी। जिनकी बुद्धि लब्धि 21 से 25 होती है उनमें गंभीर मानसिक मंदता मानी जाएगी। और जिनकी बुद्धि लब्धि 20 से भी कम होती है उनमें गहन मानसिक मंदता आती है। तो मित्रों बिल्कुल बुद्धि लब्धि भी याद रखना है, 20 से कम, 21 से
अरे सॉरी 21 से 35 है यार, ये 25 नहीं सॉरी 21 से 35 है ये, ठीक है 21 से 35 है ये, याद रखना। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 21 से 35, 35 से 50 अल्पबल, 50 से 70 साधारण मानसिक मंदता। तो इस प्रकार से मानसिक मंदता के 4 प्रकार होते हैं जो आपको मैंने बता दिए हैं। मित्रों ये जो साधारण मानसिक मंदता है, अल्पबल है, गंभीर है और गहन है, ये सबसे ज़्यादा मंदबुद्धि होता है। ये कुछ भी कार्य नहीं कर पाता है, स्वयं के निजी कार्य भी नहीं कर सकते हैं। गंभीर मानसिक मंदता 21 से 35 वाले ये थोड़ा बहुत कार्य कर लेते हैं। अल्पबल वाले भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। साधारण मानसिक मंदता वाले जो बालक होते हैं ये थोड़ा क्या, ये मतलब इन तीनों में से सबसे अच्छा कार्य ये कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है साधारण मतलब कम, नॉर्मली मानसिक मंदता। अब देखते हैं मित्रों, बिल्कुल अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को समझिए। मंदबुद्धि बालकों की जो उत्पत्ति है वो डाउन सिंड्रोम 3 के कारण होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टार लगा लो, लिख लो, नोट कर लो कि मंदबुद्धि बालकों की उत्पत्ति डाउन सिंड्रोम किसके कारण होती है? डाउन सिंड्रोम 3 के कारण होती है, इसलिए इसे मंगोलिज्म सिंड्रोम भी कहते हैं। मंदबुद्धि है, देखो ये जो डाउन सिंड्रोम 3 है इसका एक और अन्य नाम क्या है? मंगोलिज्म सिंड्रोम कह दो आप इसको, या डाउन सिंड्रोम 3 कह दो। अब देखो दिमाग में आता है यार डाउन सिंड्रोम होता क्या है? तो डाउन सिंड्रोम का मतलब है कि जो अपने गुणसूत्र होते हैं शरीर में, ठीक है, शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों में अगर विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, विकार उत्पन्न होता है, और विकार भी यदि 21वें गुणसूत्र में हो। कौन से गुणसूत्र में? 21वें गुणसूत्र में यदि कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसको ही डाउन सिंड्रोम 3 या मंगोलिज्म सिंड्रोम 3 कहते हैं। अब 3 क्यों कहते हैं? देखो क्योंकि जो ये 21वां गुणसूत्र होता है इसमें एक्स के साथ में, देखो नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसमें तो XY गुणसूत्र होते हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो, 21वां गुणसूत्र। लेकिन जो मंगोलिज्म सिंड्रोम वाला व्यक्ति है, डाउन सिंड्रोम 3 वाला व्यक्ति है, उसमें क्या होगा? गुणसूत्रों में XX और XY मतलब 2 की जगह 3 गुणसूत्र वहां पे आ जाते हैं। तो मित्रों 3 प्रतिलिपियां गुणसूत्रों की यहां बन जाती है, इसलिए इसको डाउन सिंड्रोम 3 के नाम से जाना जाता है, और इस डाउन सिंड्रोम 3 को मंगोलिज्म सिंड्रोम भी कहा जाता है। साथियों जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उसके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। मानसिक मंदता के तो 4 प्रकार होते हैं और मंदबुद्धि बालक के 3 प्रकार होते हैं। पहला है मंगोलिज्म बालक, दूसरा है मंडोलिया बालक और तीसरा है अवसादी बालक। ये तीनों प्रकार के बालक मंदबुद्धि बालकों की श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। मंगोलिज्म बालक मतलब होता है मंदबुद्धि, सीधा सा है, 21वें गुणसूत्र की 3 प्रतिलिपियां बन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों मंदबुद्धि बालकों की विशेषता क्या है। विशेषताओं में से ही प्रश्न आता है। प्रश्न ज़्यादातर विशेषताओं में से भी आता है, लेकिन ऊपर जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं उन फैक्टों को अच्छी तरह से लिख लेना है या याद कर लेना है। तो साथियों विशेषताओं की बात करें तो जो मंदबुद्धि बालक है इनकी बुद्धि लब्धि 70 से 80 के बीच होती है। कितनी होती है? 70 से लेकर के 80 के बीच की जो बुद्धि लब्धि है वो मंदबुद्धि बालकों की होती है। लेकिन क्रो एंड करो ने कहा है कि मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से भी कम होती है। कितनी होती है? 70 से भी कम होती है। ऐसे ही जब प्रतिभाशाली जो बालक पढ़े थे वहाँ पर भी क्रो एंड करो, ये क्रो एंड करो जगह जगह आता है, जगह जगह है ना एक नई लाइन जोड़ देता है कि मेरे अनुसार इतनी होती है। तो वहाँ पर भी उसने क्या बताया था? प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 130 या इससे अधिक होती है और नॉर्मली 140 माना गया है। और यहाँ पे भी ये क्या कह रहा है कि मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है और यहाँ पे 70 से 80 माना गया है नॉर्मली। तो मित्रों क्रो एंड करो के अनुसार पूछे मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि तो 70 से कम और नहीं तो 70 से 80 के बीच में। नेक्स्ट विशेषता आती है साथियों, इनका जन्म व मृत्यु समय से पहले हो जाता है। विशेषता है ये, मंदबुद्धि जो बालक होते हैं इनका जन्म भी समय से पहले हो जाता है। मतलब 6ठे महीने में या फिर 7वें महीने में इनका जन्म हो जाता है या फिर 5वें महीने में इनका जन्म हो जाता है। ये बच भी जाते हैं, 7वें महीने में जन्म हुआ बच भी जाते हैं। उनका जो उम्र है वो 15, 20 साल, 25 साल इतना ही जीते हैं और ये मर जाते हैं। तो उनका जन्म और मृत्यु भी समय से पूर्व हो जाता है। इनके विकास की गति बहुत मंद होती है। साधारण बालकों की तरह इनमें विकास नहीं होता है, बहुत ही आराम से, बहुत ही धीमी गति से इनका विकास होता है। इनकी बेडोल शारीरिक संरचना होती है। बेडोल मोटे होते हैं, चमड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती है, चमड़ी इसकी बहुत ज़्यादा मोटी होती है, इनकी त्वचा अलग, मतलब दिखने में अजीब से होते हैं। बेडोल शारीरिक संरचना इनकी होती है। देखो
इनकी त्वचा का रंग पीला अथवा लाल एवं त्वचा मोटी होती है। मंदबुद्धि जो बालक हैं, अब यूं नहीं पीला है तो यूं नहीं भाई बिल्कुल पीला ही है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा, जैसे किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है ना, तो हल्का हल्का सा उसमें पीला पीलापन नजर आता है, उस प्रकार से। अथवा लाल इनकी त्वचा का रंग होता है। और त्वचा कैसी होती है? इनकी त्वचा मोटी होती है, बहुत ही मोटी त्वचा इनकी होती है। ये बहुत अधिक संवेदी होते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदना से ग्रसित हो जाते हैं, बात बात पर रोने लग जाते हैं और बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा संवेदना इनमें पाई जाती है। डर, छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीज़ों से ये डरने लग जाते हैं, मतलब संवेदना बहुत अधिक होती है। सामान्यतः बीमार रहते हैं, ज़्यादातर टाइम बीमारी रहते हैं, स्वस्थ लगभग नहीं रहते हैं, लगभग कोई ना कोई बीमारी इनको जरूर रहती है। इनके मुंह से लार टपकती रहती है। कभी देखा है, दिमाग में आया है ये विशेषता पढ़ के कि हाँ यार मैंने देखा है ऐसा बालक? अपने आप एक दिमाग में सोचो, थोड़ा सोचो, परिवेश से जोड़ो इस चीज को कि मुंह से लार टपक रही, बीमार हो रहे, संवेदी रह रहे, बेडोल शारीरिक संरचनाएं, बहुत धीमी गति से सीख रहा है, मुंह से हमेशा लार टपकती रहती है और पल भर में हंसना, पल भर में रोना इनकी प्रमुख विशेषताएं है कि बात बात पर हंस जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर भी ये रोने लग जाते हैं। तो आया कोई दिमाग में? आया हो तो कमेंट करके जाना कि हाँ सर आया दिमाग में ऐसा कि मैंने ऐसा बालक देख रखा है। मित्रों, ये विद्यालय जाना पसंद नहीं करते हैं, इनको विद्यालय में अच्छा नहीं लगता है, बार बार समझाने पर भी नहीं समझते हैं। कितनी बार समझा लो, समझने में बहुत ही धीमी गति से समझते हैं, बहुत ही मुश्किल से। संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। देखो बार बार रो रहे, बार बार हंस रहे, तो संवेगात्मक रूप से अस्थिर तो हुए। कक्षा 10वीं पास नहीं कर पाते, स्कूल भी जाते हैं तो कक्षा 10वीं ये किसी भी हालत में पास नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाना पसंद करते हैं। ये यूँ सोचते हैं कि हाँ यार लोग मुझसे मित्रता करें, लेकिन लोग इनसे मित्रता नहीं करते हैं। ये खुद तो अंतर्वैयक्तिक संबंध, अंतर्वैयक्तिक मतलब दूसरे लोगों से संबंध बनाना, दूसरे लोगों से मित्रता दोस्ती करना, ये तो खुद तो चाहते हैं, लेकिन दूसरे ही इनसे संबंध बनाना, मित्रता बनाना इनका नहीं चाहते हैं। तो मित्रों, ये 14 विशेषता थी। आशा है आपको प्रत्येक विशेषता समझ में आई होगी। समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि हाँ सर समझ में आई है। अब बात करने वाले हैं इसके शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। शिक्षा के स्वरूप में से भी डायरेक्टली प्रश्न आता है कि जो मंदबुद्धि बालक हैं उनको किस प्रकार से शिक्षा देना चाहिए। तो मित्रों, बिल्कुल पहला पॉइंट आता है विशिष्ट निवासीय विद्यालयों की स्थापना करना चाहिए। मतलब अलग से ही स्कूल बनाना चाहिए, इनके लिए अलग से ही ऐसा स्कूल हो जिसमें सिर्फ मंदबुद्धि ही बालक पढ़े और वो निवासी स्कूल हो। निवासीय या आवासीय भी आप इनको बोल सकते हो, मतलब जहाँ पर वहीं रहना, खाना पीना, सब कुछ पढ़ना, सभी चीज़ें वहीं पर की जाए। तो ऐसे विद्यालयों की इनके लिए स्थापना करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है इनके विद्यालयों में महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति करनी चाहिए। देखो महिला अध्यापिकाएं क्या होती है, इनके अंदर जो प्रेम संवेग है, वात्सल्य संवेग है, ये ज़्यादा पाया जाता है। अब ये क्या करती है महिला अध्यापिकाएं जो होती है, ये जो पुरुष अध्यापक होते हैं इनको गुस्सा जल्दी आता है, इसीलिए तो आरटी और एनसीएफ में कहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक महिला अध्यापिका का होना जरूरी है, एक पुरुष और एक महिला अध्यापिका। छोटे बच्चों के लिए महिला अध्यापिका ज़्यादा फायदेमंद रहती है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से बच्चों को संभाल पाती है और ये भी तो भले बड़े हो जाए लेकिन मानसिक विकास तो छोटे बच्चों जैसा ही रहता है। इसलिए ये माना गया है कि इनके विद्यालयों में महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट है इनकी कक्षाओं में अधिकतम छात्रों की संख्या 8 होती है। देखो अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है, किसी में 10, किसी में 14, किसी में 11 ऐसे दे रखा है, लेकिन एग्जैक्टली अगर पूछा जाए तो मित्रों एग्जैक्टली इसका राइट आंसर है इनकी कक्षाओं में अधिकतम छात्रों की संख्या कितनी होती है? 8 ही होती है। बिल्कुल 100% 8 ही राइट आंसर है इसका। ठीक है कि अधिकतम छात्र एक कक्षा में कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। नेक्स्ट विशेषता की बात करें मित्रों, इनके शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि खेल विधि है। तो देखो इसके पहले अपन ने जो प्रतिभाशाली बालक पढ़ा है उनके शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी थी? जो प्रयोजना विधि थी वो अच्छी तरह से लिखाई थी मैंने। और जो मंदबुद्धि बालक है इनके शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि आती है खेल विधि। तो अगर प्रश्न आए कि जो मंदबुद्धि बालक है, मंडोलिया या आप औषधि बालक कह दो, मंगोलिज्म बालक कह दो, इनको सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो मित्रों राइट आंसर रहेगा खेल विधि है। कौन सी विधि है? खेल विधि, क्योंकि खेलने में इनकी सबसे ज़्यादा रुचि रहती है। अतः यहाँ आपका राइट आंसर क्या रहेगा? खेल विधि।
पांचवा प्रश्न आता है पांचवी विशेषता कि भाई किस प्रकार से शिक्षा देना चाहिए, वो आती है समय समय पर इनके स्वास्थ्य की जांच करनी चाहिए। भाई अधिक समय तक लगभग बीमार ही रहते हैं ज़्यादातर, इसलिए समय समय पर इनके स्वास्थ्य की जांच भी करानी चाहिए, क्योंकि क्या पता कि भाई बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए। नेक्स्ट है पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, इनको अच्छा स्वस्थ और हेल्दी अच्छा वाला भोजन जिससे ये स्वस्थ रहे, ऐसे भोजन की व्यवस्था इनके लिए करना चाहिए। अगला सातवां विशेषता है अध्यापक द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और पाठ्यक्रम का इनके अनुसार अनुकूलन करना चाहिए। मतलब पाठ्यक्रम को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि ये बालक कुछ तो सीख सके। तो मित्रों ये थे मंदबुद्धि बालक का प्रकार, 2 बालक पढ़ लिए हैं, 7 बालक और बाकी है। ठीक है, इन दोनों बालकों के जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण बहुत जल्दी आपके सामने मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। उन प्रश्नों को जरूर हल करना, और जो पीडीएफ होती है, ठीक है, मेरे नोट्सों की जो पीडीएफ है, उनकी पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना है, मैंने एक वीडियो डाला है, उस वीडियो में जो बाल विकास के सिद्धांत है 2 इकाइयाँ पढ़ा दी है, उसमें बाल विकास के सिद्धांत बच रहे थे, तो उसकी पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो उसको भी आप बाल विकास के जो सिद्धांत है उनकी पीडीएफ ले लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।